नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम जानिए अपने विधायक को में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसे विधायक, एक ऐसे जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने अपने पिता के विरासत को बढ़ाने और पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दो दो नौकरियां छोड़ दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार उज्ज्वल दास से। कुमार उज्ज्वल दास का एक तो बड़ा राजनीतिक विरासत रहा है। उनके पिता उपेंद्र नाथ दास सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से 4 बार प्रतिनिधित्व किए हैं और आज एक बार फिर अपने पिता के इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कुमार उज्ज्वल दास अभी हमारे साथ में है। आप विधानसभा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उज्ज्वल जी, एक छोटा सा परिचय मैंने अपने दर्शकों को दिया है आपका। हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप बताएं कि कुमार उज्ज्वल दास हैं कौन और किस तरीके से वो राजनीति में आए। मेरा नाम कुमार उज्ज्वल दास है और मेरे पिताजी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से लगभग 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बिहार विधानसभा में भी मेरे पिताजी काफ़ी मुखरता से सिमरिया की बात को रखते थे और झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड विधानसभा में भी उनकी आवाज़ गूंजती थी। और मेरे राजनीति में पदार्पण का सबसे बड़ा मुख्य कारण मेरे पिताजी ही रहे हैं। जब मेरे पिताजी बीमार थे तो मैं कोलकाता में था और कोलकाता से ही मैं जीआईएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और कार्टोग्राफी का कोर्स कर रहा था। उसी के क्षेत्र में मैं अपना आगे बढ़ना चाह रहा था और नौकरी भी मेरी लगभग लग गई थी। और उस समय मुझे पता चला कि मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं और वेलोर में उनको एडमिट किया गया था सीएमसी में। जब पता चला तो मैंने छुट्टी भी मांगी, लेकिन नई नौकरी थी, ज्वाइनिंग नहीं तुरंत हुआ था तो लोगों ने छुट्टी से भी देने से इनकार कर दिया। तो मैंने सोचा कि भाई पिता पहले, नौकरी तो बाद में मिलती भी रहेगी। मैंने तत्काल ही नौकरी को छोड़ दिया और अपने पिताजी से मिलने के लिए वेलोर चला गया वहाँ पे। और उस समय मेरे पिताजी को केमोथेरेपी दिया जा रहा था और काफ़ी गंभीर अवस्था में थे। और उसके बाद जब कुछ वो स्वस्थ हुए तो लौट करके हम लोग हजारीबाग में आए और फिर मेरी नौकरी लग गई थी, विधानसभा में ही मेरी नौकरी लग गई थी। लेकिन जब मेरी नौकरी दूसरी बार लगी तब उसके बाद मेरे पिताजी डेथ कर गए। तो एक यही कारण बना कि मैं नौकरी छोड़ करके राजनीति के क्षेत्र में आया। मैंने समझा कि मेरे योग में नौकरी है ही नहीं, क्योंकि पिताजी के विरासत को मुझे आगे बढ़ाना था और शायद यही वजह थी। और सिमरिया के लोगों ने भी मुझे प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए और मैं राजनीति में आया। उज्ज्वल जी, अगर हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र झारखंड विधानसभा का एक क्षेत्र है और यह जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1980 में पहली बार यह बड़का गांव से अलग होकर के यहाँ अपने पूर्ण अस्तित्व में आया था। और अगर हम आगे बात करें तो आपकी पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा संभवतः हजारीबाग में हुई है, तो कैसे हुई और उसमें क्या कुछ उसमें स्मरणीय रहा? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काफ़ी घुमावदार रही। मैं घुमावदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ था मेरू में, हजारीबाग से 10 किलोमीटर दूर। सेंट्रल स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा। फिर उसके बाद पूरा परिवार पटना में बस गया। फिर वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में मेरा नामांकन हुआ। फिर केंद्रीय विद्यालय में नामांकन, वहाँ पर मैं कुछ सालों तक रहा। फिर उसके बाद फिर हजारीबाग पुनः आना हो गया, परिवार के सारे परिवार के लोग।
तो मेरा नामांकन फिर हुआ सरस्वती विद्या मंदिर में। और सरस्वती विद्या मंदिर में मैं जब पढ़ने लगा तो वहां सिर्फ मुझे पढ़ाई ही नहीं हुई, मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो ऐसा विद्यालय था, संस्कार संस्कार मुझे मिला, संस्कृति के बारे में मैंने जाना। और मैं बता दूं, एक वहाँ के जो हमारे टीचर्स रहते थे, शिक्षक जो रहते थे, इतने कोऑपरेटिव होते थे कि स्टूडेंट्स और उनका सम्मान करते थे। और मैं एक घटना बताता हूँ कि हमारे स्कूल में सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा की किताबें मिलती थी और उसका संस्कार भारती के द्वारा उसका परीक्षा भी लिया जाता था। तो अचानक एक दिन हम लोग सारे स्कूल में थे, कक्षा में गए, लेकिन उस दिन जो है सो मेरे पास पैसे नहीं थे। घर से पैसे लेकर के मैं चला भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि आज यहाँ पे किताब मिलेगा। 1 रुपए की वो किताब आती थी उस समय। और उस समय मेरे इतिहास के शिक्षक थे, हमारे आचार्य थे योगेंद्र जी। और सारे स्कूल में जब किताबें बंटने लगी तो पूछा कि तुमने क्यों नहीं लिया? तो बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले सकता हूँ अभी, मैं कल ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम किताब ले लो, मैं तुम्हारे बदले में दे देता हूँ अभी पैसे। तो ये जो प्रेम था टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के प्रति, वो भावनाओं को समझते थे। और तब से उन्होंने एक बात कही कि मुझे धन्यवाद मत बोलना, तुम उसकी मदद कर देना जो मदद के काबिल हो। मतलब एक तरफ मदद और दूसरी तरफ शिक्षा, जी, शिक्षा। एक मतलब दूसरे की मदद करने की एक बहुत बड़ी सीख। हाँ, बहुत बड़ी सीख मुझे मिली कि दूसरे की मदद कर दो उस समय, और तुम्हें जिसे लगे कि मदद करना चाहिए उसकी तुम मदद कर दो। और मैं वही आज तक फिर अपने जीवन में मैं करते आया हूँ। मतलब इससे बेहतर धन्यवाद करने का और कोई तरीका हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता। आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जिस समय आपका बचपन रहा, जिस समय आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो काफी उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा। वहाँ आना जाना रहा। पिताजी आपके जनप्रतिनिधि रहे। हमेशा एक तरह से अगर कहा जाए तो जनप्रतिनिधि जो है कहीं न कहीं वो नक्सलियों के निशाने पे रहा करते थे। तो एक भय, खौफ, डर और उन सब के बीच लोगों से मिलना-जुलना, उनके बीच काम करना, आपके पिताजी का ये दिनचर्या था और आप उसी के बीच पले-बढ़े। तो अपने आप को किस तरीके से इन सारे चीज़ों के बीच सामंजस्य बैठा पाए, और वो जो डर था उसको कैसे आप दूर करते थे? देखिए, चुनौतियां बहुत थी, लेकिन मेरे पिताजी अक्सर यही कहा करते थे कि चुनौतियों से घबराओ नहीं, चुनौतियों का सामना करना सीखो। क्योंकि अगर घबरा गए तो समस्याएं हावी होती चली जाएंगी। और एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। मैंने पिताजी से इसी तरह से, ये तो सवाल आपने जो कहा, लेकिन एक सवाल मैंने अपने पिता से किया था। पिताजी से मैंने कहा था कि आज़ादी मिल चुकी है हमें, आज़ादी क्या है? तो एक बार उन्होंने क्या किया कि मुझे बांध दिया, और बांध करके कमरे में रख दिया। और कमरे में मैं 1 घंटा 2 घंटा के बाद लगा चिल्लाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने खोला, और जब मैं खोला तो मैंने कहा कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि यही है आज़ादी। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि चुनौतियों का भी बंधन रहता है, बहुत सारी समस्याएं आते रहती हैं जीवन में, और हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो हम और बंधते चले जाएंगे। और जिस दिन हम डट करके मुकाबला करना सीख गए, उस दिन सारे बंधन खुल जाएंगे। तो पिताजी हमेशा मुझे तैयार रखते थे डट करके मुकाबला करने के लिए। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि ये क्या करेगा, इसको अब आगे बढ़ाइए, नौकरी कहीं लगवाइए। तो मेरे पिताजी मेरी माँ को बोलते थे ये खुद अपना रास्ता तय करेगा। और आज वही हुआ। चुनौतियां आती हैं, ये बात आपने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जरूर है हमारा चतरा, लेकिन उनके साथ भी हम लोग जब मिलते अपने क्षेत्र में जाते हैं
तो अपने क्षेत्र में जाते तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का ही नहीं बात करते हैं, बल्कि हमारे क्षेत्र के लोग भी हम लोगों का साथ देते हैं, मेरा साथ देते हैं कि भाई इसको आगे करना है तो इसके साथ हम लोग डट करके खड़ा रहेंगे। और यही सबसे बड़ी बात है मेरी। नक्सलाइट कौन है? वो भी तो इंसान है ना, उसके भी दो हाथ है, दो पैर हैं। वो क्यों नक्सल के क्षेत्र में गया, नक्सलवादी क्यों बना? उसकी भी कोई समस्या थी। अगर उसकी समस्या को मिल करके हम लोग दूर कर देते हैं तो मुख्य धारा से जुड़ता है वो व्यक्ति। और हम लोग जिस गांव में गए वहां पर हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों को समझाया है, और वहां पर भी लोग अब धीरे धीरे मुख्य धारा की ओर आ रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। चतरा जिला एक समय ऐसा था कि 5 बजे के बाद वहां पर पूरा सन्नाटा हो जाता था, लेकिन आज वहां पर जिंदगी चल रही है, किसी भी समय जाया जा किसी भी सकता समय जाया जा सकता है। ये सबसे मैं ये मानता हूं कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन में आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है और अब आप उस योगदान को आगे बढ़ा रहे हैं। उज्जवल जी, अगर हम बात करेंगे कि जिस वक्त आपके पिताजी का निधन हुआ, वो झारखंड विधानसभा के सदस्य थे और उसके ठीक बाद जब उनके निधन से जो रिक्त हुआ, तो आपको पार्टी ने आगे किया, आप चुनाव लड़े, हार गए। एक सामने में था कि पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करना है, उनके विरासत को बढ़ाना है, लेकिन एक हार का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त जो है अ, आपके अंदर अपने आप को संभालने के लिए और फिर से लड़ने के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा चुनौतियों को तोड़ने की बात कही थी, चुनौतियों के बंधन को कैसे अपने आप को ये किए, कैसे किसकी प्रेरणा मिली, कौन लोग आपके साथ में खड़े रहे उस समय? मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे कई हैं, लेकिन हमारे मुख्य रूप से हमारे साथ हम मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, धूप हो छाँव हो। और हमारे बड़े भाई के समान है, हमारे पिताजी के साथ में हमेशा रहते थे। मैं अगर कैमरा उधर मूव कर दिया जाए तो मैं उनको दिखा सकता हूँ, हमारे बड़े भैया विजय दांगी जी हैं। मैं अर्जुन था, कृष्ण वो थे। और हमारे अमित जी हैं, हमारे श्रीकांत भैया हैं। उन्होंने पग पग पर मुझे प्रेरित किया। और विजय भैया हमारे साथ दिन रात रहते थे। चाहे पता चल रहा है यहाँ पर इस इलाके में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जान के रिस्क उठा करके उस इलाके का दौरा किया करते थे। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। एक मयूरहंड में कुम्हारी एक जगह पड़ता है, और दूसरा टंडवा प्रखंड का एक बड़गांव। दोनों की का डिस्टेंस इतना इतनी दूरी है कि एक दिन में तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों को दोनों जगह जाना था। तो एक जगह जहां हम लोग गए थे, वहां पर दुख का कार्यक्रम था, श्राद्ध का कार्यक्रम था, और दूसरी जगह विवाह का कार्यक्रम था। और ये सबसे बड़ी सीख इस घटना से लोगों को लेनी चाहिए कि एक दिन में ही दुख भी हम लोग देखें, सुख भी देखें। एक हम लोग कुम्हारी गए, कुम्हारी में जो है दशकर्म में शामिल हुए। फिर उसके बाद मैं घर आया, 4 बजे घर में पहुंचा हूँ। 5 मिनट में पुनः मैं रेडी होकर के नहा धोआ करके हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में टंडवा के बड़गांव को निकले। और दो ही आदमी थे, मैं गाड़ी चला रहा था, साथ में हमारे विजय भैया बैठे हुए थे। और बड़गांव उस समय ये डर था कि बड़गांव कोई 4 बजे के बाद वहां से जाना नहीं चाहता था। वहां के लोकल लोग बड़गांव नहीं जाना चाहते थे, टंडवा का बड़गांव नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम लोग बड़गांव इस समय गए तो लौट करके हम लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और हुआ भी। हम लोग जब जा रहे हैं तो इतना घनघोर जंगल, अंधेरा, डर हम लोगों को भी लग रहा था। और उस समय अगर मेरी गाड़ी पंक्चर हो जाती तो कोई बनाने वाला भी नहीं था। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोग दोनों साथ में रहे और वहां गए। वहां पर हम लोगों ने शादी का फंक्शन अटेंड किया। और फिर हम लोग 2 बजे 2:30 बजे सुबह में आकर के 3 बजे सुबह में आकर के हम लोग हजारीबाग पहुंच गए। तो ये मेरे साथ एक छत्र छाया बन करके खड़े रहने वाले व्यक्ति हमारे विजय भैया जी।
और एक साथ हमेशा जब रहता है ना किसी का, तो आप हर चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी ने यही चीज सिखाया था, इन्हें भी यही चीज सिखाई है। मेरे पिताजी से ही प्रेरित होकर के ये मेरे साथ हमेशा रहे। उज्जवल जी, अगर हम बात करेंगे, अगर आप राजनीति में नहीं आते, आप नौकरी कर रहे थे, जीआई से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो अब अभी आप क्या कर रहे होते? विधानसभा में भी आप ने नौकरी ठुकराई है। जी, देखिए, एक मैं हर क्षेत्र में था। नौकरी जब छूट गई तो मैंने अपने घर के बिजनेस को संभाला। ट्रांसपोर्ट का हम लोगों का बिजनेस है। और एक मैंने अपना एक खुद का एक बिजनेस शुरू किया था, कैसेट्स का। मैंने अपने गीत लिखे थे, भजन माता रानी को समर्पित करके लिखा था। और हमने एक एल्बम भी तैयार किया था, और वो एल्बम हमारे मार्केट में भी आया था। तो हम लोग वो भी काम कर रहे थे। मतलब गाना भी गा रहे थे, गाना भी हम लोगों ने गाया था। तो हम चाहेंगे दर्शकों को गुनगुना दे दो शब्द इस माता रानी के उस भजन को। नहीं, देखिए, मेरी आवाज तो उतनी कोई अच्छी बात नहीं, है। भजन 2 लाइन, एक अंतरा। लेकिन जो मेरा लिखा हुआ था, खाली हाथ आया तेरे द्वार ओ माँ, खाली हाथ आया तेरे द्वार ओ माँ, रख दे अपना हाथ मेरे माथे पे माँ, रख दे अपना हाथ मेरे माथे पे माँ, ओ माँ, ओ माँ। हृदय का दीपक प्रेम की बाती, हृदय का दीपक प्रेम की बाती, इनसे करूं मैं तेरी आरती, सारे जग से हटके मेरा साथ दो माँ, रख दे अपना हाथ मेरे माथे पे माँ, रख दे अपना हाथ मेरे माथे पे माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो ये कहेंगे कि राजनीति में आकर आपने मतलब झारखंड के एक ऐसे कलाकार को आपने किनारे लगा दिया। अगर आप राजनीति में नहीं आते तो आज लोगों को आपकी सुरीली आवाज को, इस अच्छे भजन को, मतलब नहीं, ये गाना मैंने लिखा था, ये भजन मैंने लिखा था, गाया किसी और ना, तो मेरी आवाज नहीं है उतनी अच्छी। लेकिन आपने अभी जो गाया बहुत अच्छा गाया, और हमको लगता है कि लिखा भी बहुत अच्छा है। मतलब अ, तो ये तो आपका एक इंटरेस्ट का चीज था। अगर हम बात करें तो और किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट रहा है? मेरा लेखनी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखता था, गाने लिखता था, कहानियां लिखता था। और मेरे बड़े पापा उसे कभी प्रेस में जाके प्रकाशित करवाते थे। तो एक लेखनी का शौक था। दूसरा, मैं नाटक के क्षेत्र में भी था। हमारे गुरुजी थे, उसमें हमारे नाट्य भूमि एक संस्था चलती थी। तो हमारे गुरुजी थे, स्वर्गीय हो गए हैं अब, निशिकांत सिंह जी। तो उन्होंने नाट्य कला से मुझे जोड़ा और बोले कि तुम्हारे अंदर एक कलाकार है, तुम उस कलाकार को तुम मरने मत देना कभी। तो हमने कई ऑल इंडिया स्टेज पे हमने नाटक किया। तिरंगा के आंसू, शाहजहां के आंसू, इस तरह से नाटक के टॉपिक हुआ करते थे। तो नाटक भी हम लोग करते थे ऑल इंडिया स्टेज पे। अभी तक जो बातचीत हुई उसमें कुमार उज्जवल दास के उन आयामों को, उन बहुमुखी प्रतिभा को जानने का मौका हमें मिला जो अब तक हम लोगों से दूर थी। उज्जवल जी, एक लेखक, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, ये सारे चीजों को अपने में समेटे, खेल के प्रति आपका क्या रुझान रहा है? खेल से भी जुड़ाव रहा है? क्योंकि अगर झारखंड की जब भी बात होती है तो खेल एक ऐसा है कि झारखंड के बच्चे बच्चे के रंग में बसा हुआ है। जी हाँ, खेल से भी जुड़ाव रहा है। और
मैं फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करता था। स्कूल में भी मैंने फुटबॉल खेला है। हालाँकि मैं जिला लेवल पे कभी नहीं खेल पाया, लेकिन अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा रुझान रुझान मेरा फुटबॉल की ओर था। और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखता है। तो फुटबॉल मेरा बहुत ही पसंदीदा गेम था, स्पोर्ट्स था। जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलते हैं। तो कुमार उज्ज्वल दास के जीवन में ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके रास्ते को बदला है, एक प्रेरणा बन कर के सामने आए हैं और जब कभी भी आप अपने आप को परेशानी में पाते हैं, हताशा में पाते हैं, तो उस शख्स को याद करते हैं, उस चेहरे को याद करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैं अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता हूँ। और मेरे पिता, जब भी मैं आज भी कभी परेशान होता हूँ, तो मेरे पिताजी हमेशा मेरे लिए प्रेरणा बन कर के खड़े हो जाते हैं। और मार्गदर्शन भी मुझे उन्हीं से ही मिलता है। मेरी प्रेरणा को वही जगाते हैं। और जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरे पिताजी का एक वाकया याद आता है कि मेरे पिताजी काफी गरीब थे। जिंदगी की परेशानी से वो भी हमेशा लड़ते रहते थे और पैसे इतने नहीं हो पाते थे कि गुजर बसर चल सके, लेकिन फिर भी अगर 2 रुपया, अगर कभी पैसा भी आ जाता, 2 वक्त की रोटी के लिए आ जाता था, तो मेरे पिताजी उसे बेड पे रखते थे और डंडे से मारते थे पैसे को। तो और वो गाते थे कि पैसा रे पैसा, तेरा रंग रूप कैसा, तूने नहीं रहने दिया आदमी को आदमी के जैसा। तो वो फ्रस्ट्रेट होते थे, तब वो गाते थे, पैसा को मारते थे अपने बेड पे डंडे से रख करके। और फिर सुबह वो तैयार होते थे काफी एनर्जेटिक होकर के कि जाना है, काम करना है। जब पापा बीमार थे तो पापा हॉस्पिटल में ही थे और वो जान रहे हैं कि मेरी सांसें आज रहेंगी, कल नहीं रह सकती हैं। लेकिन फिर भी एक महिला जो उनके से विधानसभा क्षेत्र की ही महिला थी, वो वहां पर आई मिलने के लिए। पता चला कि उस महिला का भी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना है, उसके पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपने लेटर पैड पे तुरंत अनुशंसा किया और उसके बाद उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, उनसे बात करी और उस महिला को इलाज हो सके इसके लिए आर्थिक व्यवस्था भी उन्होंने करवाई वहाँ पे। और डॉक्टरों के को कहा कि इनका समुचित व्यवस्था हो, इलाज हो। तो मैं उस समय वहीं पर था और मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति खुद बेड पे है, वो किसी और के लिए पैरवी कर रहा है। पापा से मैंने पूछा कि आपने क्यों अपने दिमाग पे जोर दिया, आप आराम कर सकते थे। तो अपने कि पिताजी ने ही कहा कि मैं यही चीज, आराम शब्द का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। अगर मैं आराम करूंगा तो और बीमार पड़ूंगा। मैं कभी आराम करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र के जनता के लिए समर्पित था, हूँ और रहूंगा। तो उस घटना को जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरे दिल और मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती रहती है कि आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। और मैं बढ़ जाता हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। पिताजी प्रेरणा स्रोत है। आप राजनीति में हैं, जनता के बीच में हैं, घर में समय नहीं दे पाते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। उनको कैसे मैनेज करते हैं? उनका कितना सहयोग मिलता है? वो भी तो समय खोजते होंगे कि भाई हमारे पति, हमारे पिता हमारे साथ समय गुजारे। दिन भर में 24 घंटे होते हैं। मैं 10 घंटे सोने से लेकर के अपने जो नित्य का काम होता है उसके लिए देता हूँ। 4 घंटे मैं अपने फैमिली को देता हूँ। 14 घंटे, 10 घंटे मेरे पास बचते हैं तो मैं 5 घंटे अपने संगठन में देता हूँ और 5 घंटा अपने क्षेत्र में मैं देता हूँ। मैं पर डे का मैनेजमेंट मेरा यही है। टाइम मैनेजमेंट जबरदस्त आपने मैनेजमेंट कर रखा है, मतलब जी, हर के हिस्से का, हर हिस्से का। हाँ, हर के हिस्से का उनका समय देना जी, है। तो मेरा प्रयास रहता है कि जब मैं
अपना काम करता हूँ तो उसमें फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता, और जब मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो अपने काम को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। यही सबसे बड़ा। ये जो है दूसरे के लिए भी एक बड़ी सीख है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ना बड़ा मुश्किल काम लगता है, खास करके जो सार्वजनिक जीवन में जो होते हैं उनके साथ में ये सारी समस्याएं अक्सर आती है। उज्जवल जी, आप अब राजनीति में हैं, पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी कितना काम करना बाकी है? आपने आज़ादी की बात कही, आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं, हम मना रहे हैं। उसके बाद भी जिस क्षेत्र से आप आते हैं काफ़ी पिछड़ा है। अ, अगर हम कहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो सामान्य वर्ग के भी जो लोग हैं, काफ़ी गरीबी और अभावों में सिमरिया में रहते हैं लोग, जो उनका सुदूरवर्ती इलाका है। क्या आप किस तरीके से अब उनकी मदद कर पा रहे हैं? कैसा क्या उनके लिए? देखिए, मेरा मानना है कि विजन होना चाहिए, विकास करने का एक विजन। काम तो आप कर सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं, जल की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन मैं विकास सिर्फ इन्हीं इन्हीं चीजों को नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि लोग कैसे आगे बढ़ते रहें, इस पर भी हम सभी को मंथन करना चाहिए। तो मेरा मेरा नित्य प्रयास यही रहता है कि मैं अपने लोगों को वो चीज दूं जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। जैसे कि हमारे यहाँ पर टैलेंट्स बहुत हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या कोई और क्षेत्र में हो, उन टैलेंट्स को आगे बढ़ाने का काम, ये भी विकास की एक गाथा होती है। हमारे यहाँ स्कूल्स बहुत हैं, लेकिन आज जितने भी स्कूल्स हमारे यहाँ हैं, मैं सोचता था कि इतना सारा स्कूल हमारे चतरा जिला में स्कूल्स हैं, लेकिन फिर भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी हमारे पास टीचर्स की उपलब्धि नहीं है। टीचर्स वहाँ पे बहुत रेयर हैं। तो अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ काम कर सकें, तो लोग, मुझे नहीं लगता कि लोगों को दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे यहाँ टूरिज्म इतना है, पर्यटन का बहुत बड़ा हब बन सकता है हमारा चतरा जिला, लेकिन वो विजन होना चाहिए कि उसको पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाया जा सके। माँ भद्रकाली का मंदिर है हमारे यहाँ, माता कौलेश्वरी का मंदिर है, माता लेमोइया का मंदिर है, और माता बलबल का मंदिर है। और उसके अलावा खूबसूरत जो वहाँ का जी, प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य से तो परिपूर्ण है हमारा झारखंड। और मैं एक बात बता दूं, हमारे टंडवा प्रखंड कभी आप जाने को मिलेगा तो आप जरूर जाइएगा। जी बिल्कुल, आप उस नदी की बात हाँ, कर रहे होंगे चुंद्रू जहाँ नदी। वो, और आपको हाँ, वहां पर अगर आप जाते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत। चुंद्रू नदी को टंडवा का इंजीनियर कहा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत वो सीन है, वो पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो सकता है। हम, मुझे लगता है जैसा कि मैंने अभी पिछले दिनों वहाँ मैं भी गया था वहाँ पे, जी, और मैंने उसको शूट भी किया था वहाँ, लोगों से बातचीत भी की थी। मतलब भारत के गिने चुने शूटिंग स्थलों में से एक वो बन सकता है, जो खूबसूरती है वहाँ पे, जिस तरीके से नदी का कटाव है पहाड़ के बीच में, और वो मतलब अद्भुत है। वो क्षेत्र भी आगे बढ़ सकता है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारा चतरा जिला आगे बढ़ सकता है, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आपको मैं बता दूं, पत्थलगड्डा और गिद्धौर दो ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन वो सब्जियां यूपी के मंडी में चल जाती है। अगर हमारा उचित रख रखाव वहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, तो पत्थलगड्डा एक और गिद्धौर एक बहुत बड़ा हब बनेगा सब्जी के मामले में। और हमारा पूरा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लावा लौंग भी है, हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में खोरी भी है, मयूरहंड भी है। सब कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट्स वहाँ होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। और
वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठ जाए तो निश्चित तौर पे है कि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इन सारी चीजों पे अब आप मतलब एक ब्लूप्रिंट बना करके अब उस पे काम, रोड मैप बना करके काम कर रहे हैं। जी, मैं रोड मैप बना रहा हूँ और उस पे काम भी मतलब कर आने रहा वाले हूँ। दिनों में अगर कहें तो चतरा पर्यटन के मानचित्र की बात हो, या फिर अगर हम बात करें कृषि के उत्पादन को लेकर के एक नए स्वरूप में सामने जी। आने की हम कल्पना कर सकते हैं। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं पढ़ाई के दौरान, सार्वजनिक जीवन में या इस तरीके से, वो एक हमेशा जिंदगी में एक यादगार होती है। कभी वो गुदगुदाती है, कभी मुस्कुराती है, कभी रुलाती भी है। तो ऐसी कुछ घटना हम चाहेंगे कि इन दर्शकों को उन घटनाओं से आप रूबरू कराएं। देखिए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना जब मेरे पिताजी का चला जाना। उस समय मैं अपने उस समय मैं इतना तैयार भी नहीं था कि मैं राजनीति के क्षेत्र में एकदम से आ जाऊं, और आना पड़ा मुझे। लोगों की मांग भी थी और घर की विरासत भी की भी बात थी। और जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आया तो बहुत रास्ता मेरे लिए इतना सुलभ भी नहीं था। और पहला अपवाद ऐसा रहा होगा कि सिमरिया विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ मेरे पिताजी के बाद, उसमें मैं इलेक्शन को नहीं निकाल पाया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं 17 साल लगातार संघर्ष किया और 2024 में मुझे मुकाम मिला। तो एक तो ये घटना मेरी जिंदगी की रही। दूसरी चीज है कि मेरे घर में लगातार 3 साल तक घटनाएं घटी। 2006 में मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, 7 में मेरा भाई एक्सपायर कर गया, 8 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। तो लगातार 3 साल तक जब घटना घटती है तो एक डर का माहौल भी पैदा हो जाता है कि हमारे ही फैमिली में लगातार 3 बार घटनाएं क्यों घट रही हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उन परिस्थितियों से भी ऊपर उठे, और ये तो जीवन का वो पार्ट था जो काफी डार्क वाला पार्ट था मेरे लिए। और स्कूल में, कॉलेजेस में दोस्तों के साथ बिताया गया वो पल भी मुझे याद है, जो काफी सुकून देता है। और आज भी मन करता है जब मैं कभी तस्वीरों को उलट करके देखता हूँ अपने कॉलेज लाइफ की, अपने स्कूल लाइफ की, तो मुझे लगता है कि मैं उन तस्वीरों से फिर निकलूं ही नहीं। और वो समय फिर वापस उस लौट। समय फिर वापस लौटता, लेकिन अब वो समय वापस लौटेगा ही नहीं। आज भी हम जब मिलते हैं सारे दोस्त, तो लगता है कि जैसे कि फिर से कोशिश करते हैं कि वो समय वापस आ जाए। लेकिन मिलने के बाद भी सबकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई, लोग आते तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ये सारी चीजें, समय, जिम्मेदारी, बहुत सारी समय, जिम्मेदारियां। और पहले तो होता था कि चलो यहाँ घूमने के लिए जाना, चलो चलते हैं, लेकिन अब सोचना अब पड़ता है। उन सारी चीजों को मिस करते अब हैं। उन सारी चीजों को मैं मिस करता हूँ। और हमारे यहाँ यही सब खट्टी मीठी यादें तो यही है मेरी जिंदगी की। बिल्कुल जीवन का एक अगर कहा जाए तो एक ये अगर यादें ना हो जी। तो फिर समय गुजारना मुश्किल हो जाता है। कभी जी। कभी कभी उन यादों से प्रेरणा मिलती है, उन यादों से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। अ, उज्जवल जी, अगर हम बात करें, अब चूंकि समय की बाध्यता भी है हमारे साथ बहुत ज़्यादा, जानने की तो इच्छा बहुत कुछ है, लेकिन अब चलते चलते इतना जानना चाहेंगे कि ऐसा कुछ है उज्जवल दास के जीवन में जो छूट गया और उज्जवल दास उसे करना चाहते थे और आज अब उस जगह पे हैं जहां वो कुछ कर पाए। मैं हर दिन सोचता हूँ कि बहुत कुछ करूँ। हर दिन मैं सुबह उठता हूँ तो ये तय करके रहता हूँ कि आज रात से पहले मुझे ये काम को पूरा करना है। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं आगे बढ़ गया। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज भी स्थिर हूँ। अगर मैं ऐसा अगर नहीं सोचूंगा तो शायद मुझे लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो है कि मुझे काम करना ही करना है, और मैं जितना भी काम सोचता हूँ कि मैं कर चुका हूँ, मुझे उतना ही लगता है कि वो कम है। नहीं कोई ऐसा चीज़ जो आप जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे या
जब आप एक इस राजनीति में नहीं आए होंगे या इस जगह पे नहीं पहुंचे होंगे, तब लगता होगा कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं ये काम कर देता, उज्जवल दास ये काम करता। हाँ, वैसा अगर कोई काम हो तो अक्सर क्या होता है कि लोग जो है सो पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिस शहर ने मुझे ABCD सिखाया, चलना फिरना सिखाया, मैं उस शहर को कुछ ना कुछ दूं। आज मौका है, आज मौका है, मैं करूंगा। आज सिमरिया के लिए, चतरा के लिए जी। उज्जवल दास कुछ करेंगे। तो बातचीत का ये सिलसिला को हम यहीं विराम देते हैं और आ, आज एक ऐसे विधायक से मिले, एक ऐसे जनप्रतिनिधि से मिले जो शिक्षा की अगर बात करें तो इंजीनियर है, साइंस टेक्नोलॉजी से दिन दो चार होता रहता था। हृदय से बात करें तो कवि हृदय हैं, कविता लेखन इनका शौक रहा है और अपने शब्दों को, अपने भावनाओं को शब्दों में उकेरते रहे हैं। राजनीति की बात करें तो पिता के एक शानदार विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और एक मानव की बात करें, एक इंसान की बात करें तो अपने क्षेत्र की जनता से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत सारे सपने अपने आंखों में संजोए हुए हैं और उसे अब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे सिमरिया के विधायक कुमार उज्जवल दास से। इस मुलाकात में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात में हम फिर एक नए विधायक से बात करेंगे, जानेंगे उनके विभिन्न पहलुओं को। नमस्कार।